जीव विज्ञान में पढ़ रहे थे पर परागण। पर परागण में पढ़े थे हम लोग पर परागण के लिए युक्तियाँ, है ना। तो युक्तियों में बताया गया था आप लोगों को एक लिंगता। तो एक लिंगता में ये दो प्रकार की होती है, उभय लिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी। उभय लिंगाश्रयी जब एक ही पौधे पर नर और मादा पुष्प साथ साथ लगे हों तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं एक उभय लिंगाश्रयी कहा जाता है। जैसे लौकी और कद्दू, खीरा बताया गया था। एक लिंगाश्रयी ऐसे पादप जिसमें नर तथा मादा पुष्प दो भिन्न भिन्न पौधों पर लगे होते हैं, ऐसे पौधों को कहा जाता है एक लिंगाश्रयी पौधा। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं स्वबंधता। दूसरा है, अभी तक हम लोग पढ़े थे एक लिंगता, दूसरा है इसमें स्वबंधता। स्वबंधता जिसको कहा जाता है सेल्फ स्टेरिलिटी। है ना, सेल्फ स्टेरिलिटी। हाँ, तो हम लोग देखते हैं स्वबंधता जो है वह दशा होती है जिसमें एक पुष्प का निषेचन उसके ही परागकणों के द्वारा नहीं हो सकता है। यानी कि इसमें क्या होगा कि पुष्प का निषेचन उसके ही परागकणों के द्वारा नहीं हो पाएगा। यानी पुष्प का निषेचन उसके ही परागकणों के द्वारा, उसके ही पराग कणों के द्वारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जैसे झुमक लता, तंबाकू, मालवा, है ना, इन पौधों में जब एक पुष्प के परागकण उसी वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण नहीं हो पाता, लेकिन जब ये परागकण उसी जाति के दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये अंकुरित हो जाते हैं। कहने का मतलब इसमें है, जैसे उदाहरण में झुमुक लता, आलू, तंबाकू, है ना। स्वबंधता यानी कि ये ऐसे पुष्प हैं जो खुद अपने परागकण के द्वारा निषेचन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ेगा तो क्या होगा, उसी परागकण के द्वारा निषेचन हो जाएगा। यानी ये खुद के लिए क्या है, बाँझ है ना। तो इसे को हम क्या कहते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी। यानी पुष्प का निषेचन उसके ही परागकणों के द्वारा नहीं हो सकता है। यानी कि किसी पुष्प के परागकण, जैसे चलिए हम देखते हैं चित्र के द्वारा। जैसे मान लिया जाए ये पुष्प है ना। मान लेते हैं इसके परागकण जो यहाँ पर बने, ये परागकण यहाँ पर गिरेंगे तो क्या होगा, इनका जो है यहाँ पर अंकुरण नहीं होगा। लेकिन यदि ये परागकण किसी दूसरे पुष्प पर गिरते हैं तो यहाँ पर ये क्या कर लेंगे, इसके परागकण इस पे पड़ जाए तो यहाँ ये अंकुरण करेगा, लेकिन खुद उसी पुष्प पे ये परागकण जो है अंकुरण नहीं कर सकते। यही दशा जो है क्या कहलाती है, स्वबंधता कहलाती है। ठीक है। तो ये पाई जाती है झुमक लता में, आलू में और तंबाकू में पाई जाती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम तीसरा जो है स्वदूषण। जिसको हम कहते हैं सेल्फ
पॉइजनिंग, सेल्फ पॉइजनिंग। अच्छा, इसमें देखते हैं कि कुछ पौधे में जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वे विष का काम करते हैं, जिससे ये पुष्प जो है तुरंत सूख जाएंगे। कहने मतलब इसमें क्या होगा, पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो विष का काम करते हैं, है ना, जिससे ये पुष्प सूख जाते हैं, है ना। ये पाया जाता है ऑर्किड्स में। हम लोग पढ़ रहे हैं पर परागण के लिए युक्तियां, यानी कि स्वपरागण की क्रिया को रोककर पर परागण की क्रिया को सफल बनाने के लिए निम्न युक्तियां हैं। देखिए, जैसे स्वदूषण में क्या है कि किसी पुष्प के परागकण यदि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये परागकण उसके लिए क्या करेंगे, विष का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, विष का, जिससे कि पुष्प जो है सूख जाता है। मतलब यदि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पड़ेंगे तो पुष्प क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। कहने का मतलब ये खुद के लिए क्या है, जहर है ना। जैसे ये व्यवस्था पाई जाती है किसमें, ऑर्किड्स में पाई जाती है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अगला है हम देखते हैं पृथक पक्वता। है ना, डाइकोगैमी। पृथक पक्वता, जिसको क्या कहा जाता है, डाइकोगैमी, है ना, या इसी को कहते हैं भिन्न काल पक्वता कहा जाता है। बहुत से द्विलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जननांगों के अलग अलग समय पर पकने को पृथक पक्वता कहते हैं, है ना। इन पुष्पों में स्वपरागण संभव नहीं हो पाता। कहने का मतलब पृथक पक्वता क्या है ना, पृथक पक्वता ये ऐसे पुष्प होते हैं, द्विलिंगी पुष्प, क्या है कि बहुत से द्विलिंगी पुष्प हैं कि जिसमें नर तथा मादा, भाई जैसे देखिए पृथक पक्वता के लिए हम कह रहे हैं द्विलिंगी पुष्प, ठीक है। तो द्विलिंगी पुष्पों में, द्विलिंगी पुष्प का मतलब क्या है, नर व मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। तो द्विलिंगी पुष्पों में नर व मादा जननांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, है ना। तो जब अलग अलग भाई परिपक्व होंगे, जैसे मान लेते कोई द्विलिंगी पुष्प है, तो द्विलिंगी पुष्प में क्या हुआ कि जो उसमें पुष्प लगते हैं
है ना। पुष्प में क्या है विशेषता द्विलिंगी पुष्प की, कि नर व मादा जन्नांग जो है एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, लेकिन इनके नर जन्नांग व मादा जन्नांग जो है साथ साथ नहीं परिपक्व होते हैं, बल्कि क्या है ये जो है अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। तो जिसको हम क्या कहेंगे भाई पृथक पक्वता कहा जाता है। कहने का मतलब अगर से एक साथ होते तब तो वे स्वपरागण की क्रिया कर ले जाते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नर व मादा जन्नांग जो है अलग अलग समय पर परिपक्व हो रहे हैं, जिसके कारण से जो है ये स्वपरागण जो है संभव नहीं है ना। तो देखते हैं इसमें पृथक पक्वता जो है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होता है इसमें पूर्व पूर्व पुंपक्वता, है ना, जिसको कहते हैं प्रोटेंडरी 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 पूर्व पुंपक्वता, यानी इस दशा में परागकोश अंडाशय से पहले पकता। पुपंक्वता मतलब ये नर जन्मांग के लिए है ना। इस दशा में पुष्प में परागकोश अंडाशय से पहले पकता है, यानी परागकोश जो होगा परागकोश अंडाशय से पहले, है ना, परिपक्व होता है ना। पूर्व पुपक्वता जिसको कहते हैं प्रोटेंडरी, इसमें क्या होगा कि परागकोश जो है अंडाशय से पहले पकता है और फट करके अपने परागकण गिरा देगा। भाई जब पहले पकेगा परागकोश पहले पक जाएगा, तो जब परागकोश पहले फटा परिपक्व हो जाएगा तो फट जाएगा, और फटने के बाद जो इसके परागकण गिर जाएंगे, और ये खुद के लिए यानी खुद अपने उसी पुष्प की जो वर्तिकाग्र है उस पर इसके परागकण व्यर्थ हैं, यानी मादा जन्नांग जो है परिपक्व नहीं हुए, तो जिसके कारण से ये उसका उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन कोई दूसरा पौधा होगा या कोई दूसरा पुष्प होगा, है ना, तो उसके लिए क्या है इसके परागकण वहाँ पर पहुँच करके उनको क्या करेंगे भाई उनका निषेचन करेंगे या उन पे अंकुरण करते हैं, है ना, परागण कर देंगे। तो ये व्यवस्था पाई जाती है, देखिए गुड़हल में पाई जाती है, किसमें, गुड़हल में है, कपास में है ना, सूर्यमुखी में है, सूरजमुखी में है, गेंदा है, धनिया है, सौंफ है, बेला है ना, इसमें पाई जाती है। पूर्व पुंपक्वता इसमें नर जन्मांग के लिए है कि इसमें भाई ये द्विलिंगी पुष्प हैं, लेकिन द्विलिंगी पुष्प होते हुए भी ये खुद जो है स्वयं निषेचन नहीं कर सकते हैं खुद के परागकण से, यानी इसमें क्या होगा कि जो परागकोश है ये अंडाशय से पहले परिपक्व हो जाएगा और परागकोश जो होता है ये फट जाएगा। फटने के कारण से इसके परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इनके परागकण का उपयोग जो है दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र जो है कर लेती है, जिनके कारण से उनका निषेचन पूरा हो जाता है। तो ये कहलाती है पूर्व पुंपक्वता, जिसको कहते हैं प्रोटेंडरी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा पूर्व स्त्री पक्वता। पूर्व स्त्री पक्वता जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी, है ना, पूर्व स्त्री पक्वता। अब भाई इसी का उल्टा कर दिया जाए कि इस दशा में पुष्प का अंडाशय परागकोश से पहले परिपक्व, इसमें क्या था परागकोश अंडाशय से पहले परिपक्व हो जाता। अब इसमें क्या होगा कि अंडाशय जो है परागकोश से
परागकोश से पहले परिपक्व होता है ना। इसमें जो है परागकोश क्या हो जाएगा, बाद में होगा, और अंडाशय जो है पहले परिपक्व हो जाता है, जिसके कारण से इसमें इन मतलब जब अंडाशय जो है पहले परिपक्व हो जाएगा तो इसको परागकण चाहिए निषेचन के, नहीं तो ये व्यर्थ हो जाएगा। तो उस समय ये दूसरे पुष्प के परागकण का जो है ये उपयोग कर लेता है और निषेचन की क्रिया को ये पूरा कर लेता है। बाद में इसके परागकोश जो है परिपक्व होंगे, तब तक जो है इसमें क्या हो चुका होगा, परागण किसी दूसरे पुष्प से पहुंच करके जो है इनका निषेचन या इनके परागण की क्रिया को ये संपन्न कर चुके होते हैं। तो ये व्यवस्था पाई जाती है बरगद में, है ना, पीपल है, अशोक है ना, शरीफा है, चंपा है, अरकमूल है, गुलाब है, तंबाकू है, इसमें जो है पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए आगे हम देखते हैं स्वपरागण में विषम रूपता। विषम रूपता जिसको कहा जाता है हेट्रोमॉर्फिज्म। हेट्रोमॉर्फिज्म है ना। हेट्रोमॉर्फिज्म में है कि कुछ पौधों में परागकोश तथा वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के अथवा 3 प्रकार के हो सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो विषम रूपता बताई जा रही है कि पौधों में परागकोश तथा वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पर जो है पुष्प 2 प्रकार या 3 प्रकार के हो सकते हैं। पुष्पों में यह विषम रूपता जो है 2 कारणों से पाई जाती है। भाई देखिए परागकोश और वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पर परागकोश व वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के अथवा 3 प्रकार अथवा जो है 3 प्रकार के हो सकते हैं, अथवा 3 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। पुष्पों में देखिए विषम रूपता में क्या है कि परागकोश व वर्तिकाग्र यानी कि नर और मादा है ना, कि जो वर्तिका पाई जाती उसकी स्थिति के आधार पे पुष्प 2 या 3 प्रकार के हो सकते हैं। देखिए इसमें पहला दिया गया है विषम परागकोशता। पहला है विषम परागकोशता। विषम परागकोशता जिसको कहते हैं हेट्रोएंथी। ठीक है। विषम परागकोशता देखिए विषम रूपता में क्या है, परागकोश व वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पे पुष्प के प्रकार बताए जा रहे हैं। तो ये पुष्प जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं या 3 प्रकार के हो सकते हैं। अब ये विषम रूपता आती क्यों है, तो विषम रूपता के 2 कारण हैं। विषम रूपता के क्या है, 2 कारण हैं। पहला हम बता रहे हैं विषम परागकोशता, जब विभिन्न पुष्पों के पुंकेसर भिन्न भिन्न लंबाई के दिखाई देते हैं। यानी विषम परागकोशता क्या है कि विभिन्न पुष्पों के पुंकेसर भिन्न भिन्न लंबाई के
दिखाई देती है। देखिए भाई, अब जैसे विभिन्न पुष्पों के पुंकेसर जो है, जैसे भाई विभिन्न पुष्पों के पुंकेसर की लंबाई क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो जिसके कारण से जो है उसमें पुष्प जो है हमको अलग प्रकार का दिखाई देगा। फिर इसी प्रकार से हम देखते हैं विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व है ना, तो विषम वर्तिकात्व जिसको कहते हैं हेट्रोस्टाइल। हेट्रोस्टाइली, ठीक है। तो हेट्रोस्टाइली में क्या है कि जब पुष्पों के वर्तिकाग्र जो है अलग अलग लंबाई के दिखाई दे, जब पुष्प के, देखिए यहाँ पर क्या था, पुंकेसर भिन्न भिन्न लंबाई के दिखाई दे रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं, विषम परागकोष्ठता कहते हैं। कि विभिन्न पुष्पों के पुंकेसर जो है भिन्न भिन्न लंबाई के दिखाई देते हैं, तो ये दशा क्या कहलाएगी, विषम परागकोष्ठता कहलाती है। अब विषम वर्तिकात्व में इसमें पुष्पों के वर्तिकाग्र जो है अलग अलग लंबाई को, यानी पुष्पों के वर्तिकाग्र विभिन्न रहेगा, विभिन्न पुष्पों के वर्तिकाग्र क्या होगा, भिन्न भिन्न लंबाई के, भिन्न भिन्न लंबाई के दिखाई दे, है ना। तो विषम वर्तिकाग्र में क्या है, पुष्पों के वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न लंबाई के दिखाई देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोस्टाइली या विषम वर्तिकात्व कहा जाता है, ठीक है। तो ये व्यवस्था पाई जाती है। इसमें देखिए द्विरूपता जो है पाई जाती है, उसमें क्या नाम है, प्रिमरोज में पाई जाती है, अलसिम पाई जाती है, कुट्टुम पाई जाती है, और त्रिरूपता खट्टी बूटी पाई जाती है, लाइथ्रम पाई जाती है। कि इसमें पौधों में मतलब द्विरूपता जो है पाई जाती है किसमें, प्रिमरोज में, अलसी में और कुट्टुम पाई जाती है ना। यहाँ बताए थे ना कि 2 प्रकार या 3 प्रकार के होते हैं। तो अगर से द्विरूपता देखते हैं, है ना, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं द्विरूपता। तो द्विरूपता जो है किसमें पाई जाती है, प्रिमरोज में, प्रिमरोज में पाई जाती है ना, अलसी में पाई जाती है ना, कुट्टुम पाई जाती है। अब त्रिरूपता देखते हैं, त्रिरूपता, तो त्रिरूपता पाई जाती है खट्टी बूटी में, खट्टी बूटी में पाई जाती है, लाइथम में पाई जाती है ना। इन पुष्पों में भाई द्विरूपता जो है प्रिमरोज और अलसी में, त्रिरूपता जो है पाई जाती है खट्टी बूटी में पाई जाती है और लाइथम में पाई जाती है, ठीक है। फिर देखिए अगला है अनात्म परागणता। अगला हो जाएगा 5 के बाद 6वां देखते हैं, अनात्म परागणता। अनात्म परागणता, ठीक है, जिसको कहते हैं हार्कोगैमी। अनात्म परागणता। अब इसमें देखते हैं कुछ विशेष संरचना वाले समकाल पक्व पुष्पों के पुष्पीय भागों में कुछ ऐसे अनुकूलन होते हैं कि जिससे कि उनमें स्वपरागण नहीं हो पाता है। इस दशा को क्या कहते हैं, अनात्म परागणता कहते हैं। यानी कि अनात्म परागणता में ये पुष्प क्या है भाई, कुछ विशेष संरचना वाले पुष्प हैं जो समकाल पक्व पुष्पों में, समकाल पक्व मतलब जिसमें एक ही समय में नर और मादा जन्नांग जो है परिपक्व हो जाते हैं। लिख दे रहे हैं समकाल पक्व, समकाल पक्व पुष्पों के
पुष्पीय भागों में कुछ ऐसे अनुकूलन होते हैं जिससे कि उसमें स्वपरागण नहीं हो पाता, जिससे कि उसमें स्वपरागण नहीं हो पाता। इसी दशा को हम क्या कहेंगे? अनात्म परागणता। यानी कि ये ऐसे पुष्प हैं जो क्या होगा, एक ही समय में इनके नर और मादा जनांग परिपक्व होते हैं, लेकिन कुछ अनुकूलता इस तरह की पाई जाती है पुष्पों में कि वे स्वपरागण नहीं कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अनात्म परागणता कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें अनुकूलन क्या है? जो अनुकूलन बताया, कुछ ऐसे अनुकूलन होते हैं जिसके कारण से इसमें स्वपरागण नहीं हो पाता। पहला क्या है? नर तथा मादा जनांग एक दूसरे से दूरी। भाई कई कारण हो सकते हैं जो अनुकूलता होगी, जैसे ये कई समय पर परिपक्व हो रहे हैं। अब इसके निम्न कारण होंगे। क्या है? कौन कौन से हैं? निम्न अनुकूलन, है ना। अब निम्न अनुकूलन में क्या है कि नर व मादा जनांग एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों। कि नर व मादा जननांग एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो। भाई देखिए, अगर नर और मादा जननांग क्या है, पुष्प में पाए भी जा रहे हैं, दोनों साथ साथ परिपक्व होते, लेकिन क्या है, ये कुछ दूरी पर स्थित हैं कि इनके परागकण उस मादा के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच सकते हैं, तभी जो इसमें नहीं हो पाएगा, है ना। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि अनुकूलता जो पाई जा रही है कि परागकोश दलपुंज नलिका के भीतर घुसे हों तथा वर्तिकाग्र बाहर निकली हो। यानी जो परागकोश होगा, परागकोश दलपुंज नलिका, दलपुंज नलिका के भीतर घुसे हों, के भीतर घुसे हों, है ना, तथा वर्तिका स्टाइल बाहर निकले हो। वर्तिका क्या हो? बाहर निकले हों। देखिए, परागकोश दलपुंज नलिका के परागकोश जो खुला हुआ भाग होता है वो कहाँ पर हो? नलिका के भीतर हो, और वर्तिकाग्र क्या हो? बाहर की तरफ निकली हुई हो, तब भी नहीं हो पाएगा, है ना। परागकोश बाहर निकले हों तथा वर्तिकाग्र जो है अंदर घुसी हो। देखिए, इसी को उल्टा कर दिया जाए, या फिर क्या हो? परागकोश जो है बाहर निकला हो। परागकोश, देखिए अगला कारण क्या हो सकता है? परागकोश बाहर निकला हो, परागकोश बाहर निकला हो तथा वर्तिका जो है, वर्तिका अंदर घुसे हों, अंदर घुसे हों, है ना, तब भी जो नहीं कर पाएंगे। परागकोश बाहर की ओर मुंह किए हों, या फिर परागकोश दलों या दलाप वर्तिकाग्र द्वारा ढके हों। परागकोश तथा वर्तिकाग्र की सापेक्षिक स्थिति क्या हो? ऐसी हो कि जो स्वपरागण बात, मतलब देखिए कई अनुकूलता है। पहला तो जैसे मान लिया जाए कि इसमें है दोनों अनाथ परागणता, हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये पुष्प ऐसे होते हैं जो एक ही समय में क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। लेकिन अब कुछ अनुकूलता इस तरीके की पाई जाती है कि ये जो है स्वपरागण नहीं कर सकते हैं, है ना। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि भाई इनके जो जननांग है एक दूसरे से दूरी पर स्थित हो, या परागकोश जो है दलपुंज नलिका के भीतर घुसा हुआ हो और वर्तिका जो है इनकी बाहर की तरफ निकली हुई हो, या फिर परागकोश बाहर निकला हो और वर्तिकाग्र
अंदर की तरफ घुसी हो तब भी जो है ये परागण नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो ये रहा जो है ना। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, पर परागण पढ़ रहे थे, है ना। अब देखिए पर परागण की विधियां क्या हैं और साधन क्या हैं। पर परागण हम लोग पढ़ चुके कि ये तमाम कारक हैं जिनके कारण से क्या हो रहा है, पर परागण जो है आवश्यक है ना। अब पर परागण जो है, परागकणों को, पर परागण में जो परागकण है इनको वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए जो है कुछ न कुछ माध्यम की आवश्यकता होती है ना। और माध्यम के द्वारा जो है परागकण जो है कहाँ पर पहुंचेंगे, पर परागण की विधियां, है ना। पर परागण की विधियों मतलब ये है कि जो परागकण है मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तभी जो है परागण होगा। तो पर परागण में क्या होगा कि किस माध्यम के द्वारा, भाई पर परागण होना, इनको दूसरे पुष्प तक पहुंचना है, एक खुद स्वपरागण नहीं हो रहा है, अरे कि इनके परागकण जो है दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये किस माध्यम से पहुंचेंगे, कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से साधन है जिसके द्वारा ये पहुंचते हैं। तो पर परागण यानी परागकण जो है या पहुंचेगा किसके द्वारा, वायु के द्वारा पहुंचेगा, या जंतु के द्वारा पहुंचेगा, या फिर जल के द्वारा पहुंचेगा। यानी कि परागण जो है तीन प्रकार से होगा, तीन प्रकार से होगा। क्या क्या होगा, यानी वायु परागण, क्या होगा, वायु परागण। ठीक है, और क्या है, ये जंतु दिया गया, जो विधियां हैं मतलब परागकण जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक या तो वायु के द्वारा पहुंचाए जाएंगे, यदि वायु के द्वारा जो है परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो ये विधि क्या कहलाती है, वायु परागण कहलाती है। यदि जंतु के द्वारा, तमाम प्रकार के जंतु हैं, मानो तमाम प्रकार के चौपाए हैं, पक्षियां हैं, ये भी परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। अगर से इनके द्वारा हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, जंतु परागण कहेंगे। ठीक है, तमाम पादप हैं कि इनके परागकण जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के परागण को कहा जाएगा जो जल के द्वारा जाते हैं, तो ये जल परागण कहलाएगा। ठीक है, हम आगे कल देखेंगे।